ट्रंप के बयानों में एक पैटर्न दिखता है। एक तरफ जीत का दावा, दूसरी तरफ आगे हमले की चेतावनी। क्या यही इस बार भी है या फिर वाकई अब वो युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं? 2 से 11 मार्च के बीच सबसे पहले 3 बार ट्रंप ने कहा कि ईरान को घुटने पर ला दिया है। फिर 12 मार्च को उन्होंने कहा कि ईरान लगभग खत्म होने की स्थिति में है और अब सिर्फ कुछ समय की बात है। 13 मार्च को ट्रंप ने कहा कि युद्ध कब खत्म होगा ये उन्हें अंदर से महसूस होगा और ये ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। 23 मार्च को उन्होंने बातचीत को अच्छा और प्रोडक्टिव बताया, लेकिन साथ ही कहा कि अगर बातचीत विफल हुई तो बमबारी जारी रखेंगे। 24 मार्च को उन्होंने कहा हम ये युद्ध जीत चुके हैं। 26 मार्च को कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने कहा ईरान हार चुका है, अब वापसी नहीं कर सकता। 31 मार्च को कह दिया कि परमाणु ठिकाने खत्म ईरान के और वहां सत्ता भी बदल चुकी है। लेकिन इन सब के बीच अब तक युद्ध खत्म नहीं हुआ। Doesn't matter whether they come or not. We've set them back. It'll take 15 to 20 years for them to rebuild what we've done to them. They have no navy. They have no military. They have no air force. They have no telecommunications. They have no anti-aircraft systems. They have no leaders. You know, their leaders are all gone. That's why we have regime change. We have nice new leaders. अब से करीब 10 घंटे बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी नागरिकों के नाम राष्ट्र का संबोधन करने वाले हैं। इसके बाद आज बाजार में उछाल देखा गया, तेल के दाम गिर गए। सबको उम्मीद लगने लगी कि ट्रंप युद्ध रुकने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन ट्रंप ईरान को लेकर अपने मिले जुले संकेतों से केवल विदेशी नेताओं और फाइनेंशियल मार्केट को ही नहीं उलझन में डाल रहे। जो सलाहकार राष्ट्रपति से नियमित रूप से बात करते हैं, उन्होंने अमेरिकी न्यूज कंपनी एक्सियोस को बताया कि वो उतने ही अनिश्चित हैं। ट्रंप के कुछ सहयोगी और समर्थक कहते हैं कि वो किसी साफ योजना पर चलने के बजाय ज्यादातर मौके के हिसाब से काम करते हैं। एक वरिष्ठ सलाहकार ने कहा, आखिर में कोई नहीं जानता कि वो असल में क्या सोच रहे हैं। अमेरिका के एक पूर्व अधिकारी ने कहा, उनके पास पिछले हफ्ते के लिए एक योजना थी और उसके बाद से वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे योजना बना रहे हैं। सेनेटर लिंडसे ग्राहम, जिन्होंने सोमवार को ट्रंप से बात की थी, उनका दावा है कि योजना यही है कि आपको कुछ भी पता न चले। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ कह चुके हैं कि मकसद यह है कि कोई अंदाजा न लगा पाए, यकीनन किसी को यह पता न चले कि आप क्या करने वाले हैं और क्या नहीं। ट्रंप के एक सलाहकार ने कहा, सऊदी अरब के लोग तो चाहते हैं कि यूएस अभी ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटाकर अपना काम पूरा कर दे, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते। कुछ अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि अगर 6 अप्रैल की डेडलाइन तक कोई समझौता नहीं हो पाता है तो ट्रंप ईरान के बुनियादी ढांचे और परमाणु ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी करके उसे आखिरी चोट पहुंचाएंगे और फिर वहां से अपनी सेना हटा लेंगे। फिर घूम फिर कर सवाल आता है कि ट्रंप क्या कर सकते हैं। इस पर एक सलाहकार के हवाले से दावा किया जाता है कि अमेरिका यह जान चुका है कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकेगा। ऐसे में एक विकल्प जो सामने आया है वो है मोइंग द ग्रास, यानी जब जोरदार लड़ाई शांत हो जाए तो जरूरत पड़ने पर बीच बीच में हमले करते रहना। अमेरिकी प्रशासन के एक और अधिकारी के अनुसार राष्ट्रपति ने शुरू में ही कह दिया था कि हो सकता है हमें दोबारा वापस आना पड़े और हो सकता है हमें सच में वापस आना पड़े। तो क्या आगे अब ट्रंप की यही रणनीति है कि अभी युद्ध के मैदान से निकले और बाद में फिर कभी ईरान में उनके मुताबिक परमाणु बम होने या बनने की आशंका हो तो वो हमला कर दें? डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कहेंगे, कब क्या करेंगे, कोई नहीं जानता। इसीलिए ट्रंप जो युद्ध खत्म करने के संकेत दे रहे हैं, उनका कितना मतलब है इस पर पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ट्रंप के नरम होने की एक बड़ी वजह आने वाले चुनाव हो सकते हैं, जिसमें तेल के दाम में आया उफान सत्ता में ट्रंप का रसूख कम कर सकता है। All I have to do is leave Iran, and we'll be doing that very soon. ईरान को पूरी तरह मसलने पर आमादा डोनाल्ड ट्रंप अचानक नरम क्यों पड़ते दिखे? इस सवाल का पुख्ता जवाब तो किसी के पास नहीं है, लेकिन इसकी एक वजह नवंबर में होने वाले मिड टर्म इलेक्शन माने जा सकते हैं, जो ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में उनका पहला सियासी इम्तिहान है। Tonight we're closer than ever to the rise of the Middle East that is finally free at last from Iranian terror, aggression, and nuclear blackmail. That's what's happened. It was nuclear blackmail for years and years. And beyond that, there was blackmail, period. Under my leadership, America is ending the threat posed by this radical regime, decimating Iran's capabilities with Operation
epic fury, something that nobody's ever seen. जंग के बीच ट्रंप अपनी रैलियों में ईरान पर हमले को देश की सुरक्षा से जोड़ रहे हैं, लेकिन जनता तेल गैस की कीमत बढ़ने से परेशान है, जिसके दाम अमेरिका में सोमवार को 3 साल में सबसे ज्यादा $4 प्रति गैलन से ऊपर पहुंच गए। अमेरिका में बढ़ती महंगाई ट्रंप के बढ़ते विरोध को खाद पानी दे रही है। देश भर में उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। जंग को लेकर जनता के गुस्से की झलक ताजा सर्वे में भी मिलती है। रॉयटर्स इप्सोस के ताजा सर्वे में 2/3 लोग मानते हैं अमेरिका को ईरान युद्ध में अपनी भागीदारी जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए काम करना चाहिए, भले ही उनकी सरकार निर्धारित लक्ष्यों को हासिल न कर पाई हो। शुक्रवार से रविवार तक किए गए सर्वेक्षण में लगभग 66% जवाब देने वाले लोगों का यह मत अमेरिका में जंग को लेकर विरोध के बारे में बताता है। जवाब देने वालों में 27% ने कहा कि अमेरिका को ईरान में अपने सभी टारगेट हासिल करने के लिए काम करना चाहिए, भले ही संघर्ष लंबे समय तक चले। 6% ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। सबसे बड़ी बात यह कि ट्रंप के रिपब्लिकन समर्थकों में से 40% भी तुरंत जंग खत्म करने के समर्थक हैं, भले ही अमेरिकी लक्ष्य हासिल न हो, जबकि 57% ट्रंप समर्थकों ने लंबे समय तक भागीदारी का समर्थन किया है। पिछले साल जनवरी में व्हाइट हाउस में लौटने के बाद से अमेरिकी जनता के बीच राष्ट्रपति ट्रंप की लोकप्रियता लगातार कम होती जा रही है। हालांकि कुछ हद तक ये अमेरिकी राष्ट्रपति के दूसरे कार्यकाल के सामान्य बात है, लेकिन ट्रंप की लोकप्रियता में शुरुआती गिरावट, महंगाई और बढ़ते खर्च को लेकर जनता में बढ़ता गुस्सा है। इतिहास भी उन्हें खबरदार करता है। तेल के दाम का अमेरिकी चुनावों पर सीधा असर होता है। ज्यादा तेल के दाम मतलब ज्यादा सीटों का नुकसान। साल 2014 से 2022 तक का यही ट्रेंड रहा है। साल 2006 में जॉर्ज बुश के राष्ट्रपति रहते तेल के दाम मार्च में $56 प्रति बैरल तक पहुंच गए, जो आज के डॉलर के मूल्य के हिसाब से 90 है। इसका खामियाजा बुश को 30 सीटों को गंवाने के रूप में भुगतना पड़ा। साल 2010 में बराक ओबामा के पहले कार्यकाल के पहले मिड टर्म चुनाव में मार्च के समय तेल के दाम $76 प्रति बैरल हो गए, जो आज के हिसाब से $113 प्रति बैरल होता। इसका असर ओबामा के 64 सीट गंवाने के रूप में हुआ। 2014 के मिड टर्म चुनाव में भी ओबामा के नेतृत्व में डेमोक्रेट्स को 13 सीटों का नुकसान हुआ। दिलचस्प बात यह कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में मार्च 2018 में तेल के दाम $61 प्रति बैरल थे, जो आज के हिसाब से $79 होता। फिर भी ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को 42 सीटों का नुकसान हुआ। तेल के दाम कम होने के बावजूद भी ट्रंप को सीटें इसलिए गंवानी पड़ी क्योंकि मार्च से सितंबर के बीच में जब मतदाता वोटिंग के बारे में सोचते हैं, तभी तेल के दाम बढ़ गए और ट्रंप को चुनावी नुकसान उठाना पड़ा। इस मामले में सिर्फ जो बाइडेन अपवाद रहे, जिनके कार्यकाल में तेल के दाम $160 प्रति बैरल तक पहुंच गए, जो आज के हिसाब से $119 प्रति बैरल होता। फिर भी उन्हें सबसे कम 9 सीट का ही नुकसान हुआ। तो किसी भी लोकतांत्रिक देश की तरह अमेरिका में भी महंगाई चुनाव का एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, जो चुनाव के नतीजों को बदल सकता है। ट्रंप के कामकाज को लेकर पहले ही अमेरिका में नाराजगी है, जिसकी भरपाई ईरान से खतरे का नैरेटिव भी नहीं कर पा रहा। शायद यही वजह है कि ट्रंप जंग रोकने की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि मामला चुनाव का जो है